हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत। ऐसा सीधे सेकेंडरी स्कूल लक्ष्मणगढ़ में आप सभी का और अभिभावकों का एक बार फिर से अभिनंदन और स्वागत। पूर्व की बातें हमने पढ़ा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 हिंदी, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम विद्यार्थियों। हिंदी की व्यवहारिक व्याकरण के बारे में हम जान रहे थे, क्योंकि उत्पत्ति और उसका स्वरूप, उसकी अवस्थिति, इसके बारे में हमें जानना जरूरी था। और हम नित्य रोज हमेशा एक एक टॉपिक पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे जब तक ऑफलाइन है नहीं चलेगी और ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। मैं आपसे पूर्व आगाह करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी जितनी प्राप्त करना उचित समझें उतनी करने का प्रयास करें। हम जितनी आपको भेजना चाहते हैं वो आप उसको सुने और समझें। अब बात करते हैं हम आज के 28 सितंबर 2010 की। और आपने पढ़ा भाषा की परिभाषा, उसके प्रकार, उसके उपप्रकार और आपने उसकी डेफिनेशन और उसका उपयोग सब जाना। अब भाषा किन से बनती है प्यारे विद्यार्थियों, यह भी विशेष जरूरी है। भाषा का स्वरूप क्या होता है, इनकी इकाइयां क्या होती हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये सब जानना जरूरी है। क्योंकि विद्यार्थी के अंदर एक इस प्रकार का जुनून होता है, एक उमंग होती है, एक जोश होता है, एक इच्छा शक्ति होती है कि मुझे हर शब्द के ऊपर, हर वर्ण के ऊपर मुझे बात करनी है, मुझे चिंतन करना है। वही विद्यार्थी मेधावी होते हैं और मेधावी विद्यार्थी की ये प्रबल इच्छा होती है कि वो हर बात को सुने और समझे। हम बात कर रहे थे भाषा शब्द की उत्पत्ति। विद्यार्थियों, भाषा शब्द की उत्पत्ति का अभिप्राय है, भाषा शब्द संस्कृत का है। संस्कृत और संस्कृत की भात धातु से बना है। क्या बना है? संस्कृत की भात धातु से बना है, जिसका मतलब होता है व्यक्त वाणी। जिसका मतलब क्या होता है? व्यक्त वाणी। जो प्राणी, जो जीव एक विशेष प्रकार की ध्वनि के माध्यम से अपने विचार क्रिएट करता है, वो व्यक्त करता है, वह क्या होती है? उसके द्वारा बताई गई या बोली गई या प्रयोगी की गई वाणी होती है। इसलिए क्या कहा जाता है कि संस्कृत की भाष धातु से बना है और जिसका मतलब होता है व्यक्त वाणी। अब व्यक्त वाणी आपके द्वारा कोई भी वाणी, आप गुनगुना रहे हैं, कोई शब्द बोल रहे हैं, कोई गीत गा रहे हैं, या कोई आप वाचन कर रहे हैं, या कोई आप इस प्रकार का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, आपके द्वारा या कोई भी जीव या प्राणी के द्वारा जो व्यक्त की गई वाणी है वह भाषा से दी गई है। अब भाषा शब्द की उत्पत्ति के बारे में आपने अच्छे से जान लिया। अब इसकी इकाइयां क्या होती हैं ये भी हमें जानना जरूरी है। भाषा की इकाइयां जिस प्रकार से आपने पूर्व के वीडियो में, पूर्व के टॉपिक में पढ़ा कि भाषा के प्रकार कितने होते हैं, तो आपने उसी प्रकार इसको भी जानना जरूरी है कि भाषा की इकाइयां 5 होती हैं। सबसे पहले ध्वनि। विद्यार्थियों, कड़ी को जोड़ना सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि व्यक्त वाणी हमने भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भात धातु से मानी है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी। लेकिन अब व्यक्त वाणी क्या होती है, किसके माध्यम से होती है? ध्वनि के माध्यम से। अब ध्वनि, जैसे मैंने आपको पूर्व में एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया आपको कि कोई भी गुनगुना रहा है, कोई भी संगीत गा रहा है या कोई वाचन कर रहा है, वो ध्वनि का माध्यम हो गया। तो ये क्या हो गया? इसका अल्टरनेट हो गया। इसका क्या समझे आप अभी? इससे इसका कनेक्शन हो गया। अब इसी के ऊपर डिपेंड करता है सारा प्रोसेस। विद्यार्थियों, एक कड़ी जब जुड़ जाती है तो कंगूरा बनते देर नहीं लगती। आपने दिखा कि नीम की ईंट जब स्थिर और अड़ी हो रही है, धैर्य और बलशाली होकर के अपने ऊपर अथाह वजन को धो करके बहुमंजिला निर्माण करती है,
उसी प्रकार ये ध्वनि से एक बहुत बड़े काव्य का निर्माण इस ध्वनि से ही होना संभव है। तो ये कड़ी जुड़ गई। अब इस ध्वनि से क्या निकलता है, क्या वर्ण बनते हैं, क्या शब्द बनते हैं, क्या पद और वाक्य बनते हैं, इन सब का हम कड़ी बाई कड़ी चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, ध्वनि क्या होती है? आपसे कभी भी कोई व्यक्ति पूछ ले कि ध्वनि किसका अंग है, तो आप बताओगे भाषा की इकाई का पहला अंग माना गया है। तो ठीक है, अब ध्वनि की परिभाषा क्या होती है कि मानव के द्वारा स्वतंत्र रूप से जो आवाज मुख से निकाली जाती है या जीव के द्वारा, मैं यहाँ मानव को एक भगवान ने एक ऐसा गॉड गिफ्ट दिया है कि वो अपनी वाणी अपने विचार को क्या है स्वतंत्र रूप से शब्दों के माध्यम से वो व्यक्त कर पाता है। ऐसा कोई और अन्य जीव नहीं है जो अपने अंदर के जो विचार होते हैं वो स्पष्ट रूप से वो कह पाए, ऐसा संभव नहीं है। भगवान ने मानव को एक ऐसी शक्ति दी है, पावर ऑफ अटॉर्नी दी है कि वह अपने मन के जो उद्गार होते हैं, विचार होते हैं, वह शब्दों के माध्यम से एक दूसरे को शेयर करने की जो शक्ति है वो मानव के पास ही है। अब ये ध्वनि की परिभाषा आपने क्या समझी कि मानव स्वतंत्र रूप से मुख से जो आवाज निकालता है उसे ध्वनि कहते हैं। बात आ गई समझ में? ये तो आप भी जानते हैं कि स्वतंत्र रूप से इस पे कोई बाधा नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई रोक टोक नहीं, वह स्वतंत्र होती है। कहते हैं ना, यू आर फ्रीडम, वी आर फ्रीडम, वो बात यहाँ मुख से हम, लेकिन शब्दों पे लगाम होना, जो आए सो बोलना नहीं, शब्दों पे लगाम होना भी विशेष जरूरी होती है। कहते हैं ना कि मुख से निकले हुए शब्द और 30 बाण से निकले हुए जो बाण होते हैं वापस नहीं आते, तो हमें इन पे थोड़ा कंट्रोल भी करना चाहिए। अब आता है वर्ण। विद्यार्थियों, वर्ण की परिभाषा, अब देखो ध्वनि, कोई भी ध्वनि हो सकती है, साउंड जिसको हम बोलते हैं, लेकिन वर्ण जो होते हैं ध्वनियों से ही बनते हैं। तो वर्ण की परिभाषा आपने जानी कि मुख से उच्चारित हुआ छोटी से छोटी ध्वनि जिसका अंतिम रूप से टुकड़े या विभाजन नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहा जाता है। वर्ण कहा जाता है। अब छोटी इकाई क्या होती है आप जानते हैं? जैसे कै होता है, इसमें क्या मिला होता है? कै जोड़ ए। उसी प्रकार कैसे लेकर के हम अगर गे तक पढ़ते हैं, कोई भी देख लीजिए, इसमें से हलंत कर दिया, कोई वर्ण को निकाले, अंतिम रूप से टुकड़े करने के बाद में जो बचता है वह वर्ण कहलाता है। समझ गए? शब्द, तीसरा बिंदु हमारा आता है शब्द। वर्णों के सार्थक समूह। विद्यार्थियों, वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। जान लिया? जैसे आपका नाम कमल है, आपका नाम कमल है, तो सार्थक समूह क्या हुआ? जिस प्रकार से किसी संख्याओं का हम जोड़ करते हैं, एडिशन करते हैं, उसी प्रकार जैसे कै जोड़ मैं जोड़ ले, ये क्या हो गया? सार्थक समूह बनाओ उसका। ये समूह नहीं थे, हमने जोड़ने का प्रयास किया, तो ये बन गया कमल। कोई भी और नाम ले लीजिए, कोई भी संख्या हो सकती है, तो ये आपको जानना शब्द की परिभाषा। तीसरा के बाद पद, वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यवहारिक रूप, प्रयुक्त व्यवहारिक रूप को हम क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। जैसे कमल ने कहा कल विद्यालय चलेंगे, किसको कहा? उसे कहा। वहां पर कोई सर्वनाम कोई भी हो सकता है, तीसरा पर्सन भी हो सकता है, नॉन पर्सन भी हो सकता है, तो हम क्या है, घर में भी जिक्र किया जा सकता है अपने पेरेंट्स के साथ, तो ये क्या है? पद हो गया। विद्यालय 10 बजे खुलेगा, 4 बजे छुट्टी होगी, ये क्या है? पद हो गया। एक छोटा वाक्य हो गया। हम इसको क्या नहीं कह सकते? पूरा वाक्य नहीं कह सकते, शॉर्ट सेंटेंस। अब ये पद हो गया। क्लियर? अब आती है बात 5वें बिंदु की, वाक्य। विद्यार्थियों, शब्दों या पदों दो
शब्दों या पदों के मेल से एक पूर्ण विचार प्रकट होता है। शब्दों या पदों के मेल से एक पूर्ण विचार प्रकट होता है, उसे वाक्य कहा जाता है। मैंने कहा था कि छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करने से बहुत बड़ा एक ढेर बन जाता है, बहुत बड़े संसाधन हमारे पास जुट जाते हैं। उसी प्रकार ध्वनि से वर्ण और वर्ण से शब्द और शब्द से पद और पद से वाक्य बन गए। आप इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। अब पहले वाक्य का उदाहरण, जैसे राजू ने कहा मोहन से कि कल हम विद्यालय के ग्राउंड में पूरे दिन खेलेंगे, पूरे दिन खेलेंगे। बहुत बड़ा वाक्य बन जाता है। इसी तरह हम क्या है और अन्य उदाहरण ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हुआ बेटे, यहाँ से जुड़ गया ये, यहाँ से जुड़ गया ये, एक दूसरे के ये क्या है, पूरक है। एक दूसरे के क्या है, पूरक है, पहलू कह सकते हैं। अब इनकी परिभाषा आपको मैंने बता दी, लिख लेंगे आप, ठीक है। अब आता है कि वर्ण क्या होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। पूर्व में हमने परिभाषा तो बता दी, लेकिन ये कितनी संख्या में होते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर हमें जानना है। मुंह से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका अंतिम रूप से टुकड़े या विभाजन नहीं किया जा सकता, उसे वर्ण कहते हैं। हमारे मुख से वर्ण निकलता है, कोई सार्थक ध्वनि निकलती है, उसके टुकड़े तो हो जाते हैं, अंतिम रूप से टुकड़े विभाजन नहीं होते। एक कोई स्टेज होती है, उसके बाद में उसके टुकड़े करना संभव नहीं है। इस प्रकार से हमने क्या कै में से निकाले, प्लस ए हो गया, प्लस ए हो गया, ये क्या है, अंतिम रूप से हो गया। उसी प्रकार ये हो गया। अब आपसे कोई व्यक्ति पूछ लेता है, उदाहरण हो गया ये आदि, ये तो वर्ण के उदाहरण हो गए। अब लेकिन वर्णों की संख्या कितनी होती है। पहली बात, वर्णों की संख्या शुद्ध व्याकरण दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, शुद्ध व्याकरण की दृष्टि से वर्ण 52 होते हैं। आप जानते हैं, नहीं जानते तो इसे जानने का प्रयास करें। 52 होते हैं, परंतु मानक रूप में 44 ही हैं। मानक रूप में मतलब हम और आप प्रयोग के रूप में इसको क्या है, 44 का ही प्रयोग करते आए हैं। अब ये 44 कौन कौन से होते हैं और इनके कितने रूप होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। अब आता वर्णों की संख्या के बाद में वर्णों के प्रकार। वर्णों के 2 प्रकार होते हैं, पहला स्वर और व्यंजन। स्वर श्वास के एक झटके से उत्पन्न ध्वनि स्वर कहलाती है। विद्यार्थियों, श्वास के एक झटके से उत्पन्न जो ध्वनि होती है स्वर कहलाती है। आपने कोई और भी परिभाषा सुनी होगी कि जो वर्ण अन्य वर्णों की सहायता से नहीं बोले जाते वो स्वर कहलाते हैं। ये तो आपने रटी परिभाषा है, लेकिन श्वास के झटके से उत्पन्न ध्वनि को स्वर क्यों कहते हैं। जैसे बोलिए, स्वर को हम उच्चारण करेंगे तो उसमें कोई रुकावट नहीं आती, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ री। तो ये क्या है, बिना किसी रुकावट के नॉन स्टॉप कार्य चलता रहता है, उसे हम स्वर कहते हैं। दूसरा आता है व्यंजन, जिनको मैंने परिभाषा स्वर की पहले बताई, जिनको अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वो स्वर होते। उसी का उल्टा हो जाता है विलोम व्यंजन। तो व्यंजन वे वर्ण जो अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का मतलब कैसे गे तक पूरे जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो ये सारी बातें आपने जानी। भाषा की उत्पत्ति, इकाई और उसके वर्ण और वर्ण की संख्या और वर्णों के प्रकार और प्रकार से उनकी डेफिनेशन, ये प्यारे विद्यार्थियों आपने कक्षा 8 में ये व्यवहारिक व्याकरण का हिंदी और इंग्लिश में आप समझें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।